हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी के गद्य चैप्टर का जो 12 लेसन है जिसका नाम है तिरिक्ष, इसके लेखक जो है उदय प्रकाश जी हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने आपका शॉर्ट क्वेश्चन है उन सभी को बताऊंगी। इस जितने भी क्वेश्चन हैं आपके परीक्षा में इनमें से पूछे जाते हैं, प्रत्येक ईयर्स आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक से देखिए और सभी को याद कर जाइए। चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तिरिक्ष, इसके लेखक उदय प्रकाश जी हैं। लेखक ने इसमें अपने पिताजी के बारे में बताया है, उनके किस तरह उनका कंडीशन रहा था उस तरह वो बताया है कि गांव से लेकर शहर तक उनके कितने विपत्तियों से झेलना पड़ा। और तिरिक्ष एक प्रकार का विषकाफर यानी विष खोपरा जिसे कहा जाता है, लिजार्ड छिपकली तिरिक्ष का यह एक प्रजाति है जिसके बारे में वे ये सभी एक काल्पनिक है। वे सपना में देखते हैं और इसी के बारे में वो बताते हैं अपने और अपने पिताजी के से रिलेटेड। तो चलिए इसका हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला है तिरिक्ष क्या है? कहानी में यह किसका प्रतीक है? तिरिक्ष क्या है और जो कहानी है उसमें यह किसका सिंबल दर्शाता है? तिरिक्ष। तो देखिए ये तिरिक्ष छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड है। तिरिक्ष जो होता है यह छिपकली प्रजाति का ही होता है, उसके स्पीसीज के अंतर्गत आता है और एक जहरीला लिजार्ड है। यह इतना जहरीला होता है कि आप जैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि काले नाग से 100 गुना विषैला तिरिक्ष होता है। तो देखिए इसका आंसर है कि तिरिक्ष छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड यानी छिपकली लिजार्ड है, जिसे विषखाफर भी कहते हैं। इसे हम विषखाफर भी आम भाषा में कहते हैं, विषखाफर भी कहते हैं। कहानी में तिरिक्ष प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। जो कहानी में तिरिक्ष का उपयोग किया गया है वह लेखक बता रहे हैं कि यह प्रचलित विश्वास और रूढ़ियों का प्रतीक है। ये सभी वो आडंबर में जीते हैं कि तिरिक्ष सब के बारे में वे उस सपना को ही वो सच मानते हैं जो लेखक है वह। तो इसका आंसर वो यह हो गया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है तिरिक्ष लेखक के सामने में सपने में आता है। तिरिक्ष जो है वह लेखक के सपने में आता है और वह इतनी परिचित आंखों से दिखता है कि लेखक अपने आप को रोक नहीं पाता था। यहाँ परिचित आंखों से क्या आशय है? देखिए यहाँ परिचित आंखों से पूछा जा रहा है कि वह जो तिरिक्ष था वह लेखक को सपने में आता था, लेकिन वह इतने परिचित आंखों से देखता था कि जैसे वो जाना पहचाना हो। तो वहीं पर यहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ परिचित आंखों से क्या तात्पर्य, क्या आश्रय है? तो देखिए इसका आंसर हमारे यहाँ प्रचलित विश्वास है। हमारे यहाँ प्रचलित विश्वास है कि तिरिक्ष काटने के लिए तभी दौड़ता है। तिरिक्ष जो होता है वह काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उसे नज़र टकरा जाए। मतलब हम लोग जानते हैं कि तिरिक्ष काटने के लिए तभी दौड़ेगा जब उससे नज़र टकरा जाए। और तो सभी जीव है जैसे सांप वगैरह, तो उसे हम मारते हैं तभी वह हमें काटने के लिए दौड़ता है। लेकिन तिरिक्ष को हम अगर कुछ भी ना करें लेकिन हमारा नज़र उससे टकरा जाए तो वह काटने के लिए दौड़ने लगेगा। और आप किसी भी देश के कोने में छिपते वो आपको काट कर ही रहता है। तिरिक्ष बहुत ही खतरनाक होते हैं। यहीं पर बता रहे हैं लेखक कि जब उससे नज़र टकरा जाता है तभी वह काटने के लिए दौड़ता है। फिर अगर तिरिक्ष को देखें तो अगर हम तिरिक्ष को देखें तो उससे कभी आंखें मत मिलाओ। बोल रहे हैं कि अगर हम कभी तिरिक्ष को देख ले तो उससे आंखें नहीं मिलाना चाहिए। आंखें मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है। जो तिरिक्ष होता है वह आंख मिलते ही आदमी की गंध को पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिक्ष पीछे पीछे जाता है। एक खाली अगर उसके आंख से आंख मिल गया मनुष्य और तिरिक्ष की आंख से, तो वह मनुष्य की गंध को अच्छी तरह से पहचानता है। और एक खाली मिल गया तो वो काट कर ही पीछे। फिर है लेखक के सपने में तिरिक्ष आता था। लेखक के सपने में तिरिक्ष आता था।
वह कोशिश करता था कि उसे नजर ना मिले, यानी वो लेखक कोशिश करते थे कि जो सपना में त्रिक्स आता था उसे नजर ना मिलने पाए। त्रिक्स लेखक को इतनी परिचित आंखों से दिखता था कि लेखक को उसकी आंखों में परिचय की जो चमक नजर आती थी उससे लगता था कि वह लेखक का शत्रु है, जिससे लगता था लेखक को कि वह लेखक का शत्रु है और उसे लेखक के दिमाग में आने वाले हर विचार के बारे में पता है। मतलब त्रिक्स जो था वह लेखक को इतनी परिचित आंखों से देखता था कि जैसे कि वह एकदम लेखक का शत्रु है और उसके जैसे लेखक के दिमाग में जो चल रहा है उसके सभी बारों में विचार के बारे में उस त्रिक्स को पता है। ये सभी काल्पनिक बातें हैं, लेखक सपना में सोच रहे हैं। फिर है अगला 3 नंबर प्रश्न है, त्रिक्स को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है, क्यों? देखिए, जब आप कहानी में पढ़े होंगे कि त्रिक्स को जब लेखक जलाने जाता है, जैसे वो सपने में जो देखते हैं, जो दृश्य वो अपने सपना में देखते हैं वो सभी लेखक को जंगल जाते हैं त्रिक्स को जलाने, तो बिल्कुल वैसा ही दृश्य है। जहाँ से त्रिक्स निकलता है वहीं पर वो देख गए तो वहीं पर त्रिक्स भी था, यानी उनका सपना और वो जंगल एकदम एक दूसरे से कनेक्टेड था, जैसे कि वो सच में था उनका सपना। यहीं पर लेखक पूछ रहे हैं कि त्रिक्स को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित यानी जाना पहचाना लगता है, क्यों? तो इसका आंसर होगा लेखक को पूरा जंगल परिचित इसलिए लगता है, लेखक को पूरा जंगल परिचित इसलिए लगता है कि इसी जगह से कई बार सपने में त्रिक्स से बचने के लिए भागा था। इसी जगह से लेखक कई बार जो सपने में आता था त्रिक्स, तो वह त्रिक्स से बचने के लिए भागते थे। लेखक गौर से हर तरफ देखता है और उसके सपने के बाद थानू को बताया, यहाँ पर थानू होगा, थानू जो कि उसका एक मित्र था, थानू को बताया भी था कि एक संकरा सा नाला इस जगह बहता है, यानी उस जंगल में एक संकरा सा नाला था जहाँ से पानी बहता है और वहीं से त्रिक्स हुआ निकलते हैं। नाले के ऊपर जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वहीं कीकर का एक बहुत पुराना पेड़ है जिस पर बड़े शहद के छत्ते हैं। ये सभी मतलब लेखक अपने सपने में जो देखते थे वह उस जंगल में भी था और वो बताते थे। थानू से लेखक को एक भूरा रंग का चट्टान मिलता है, जो लेखक को जंगल में एक भूरा रंग का चट्टान मिलता है जो बरसात भर नाले के पानी में आधी डूबी रहती है, जो पानी से आधी डूबी रहती है। लेखक को उसी जगह त्रिक्स की लाश भी मिल जाती है, यानी जब लेखक के पिताजी को त्रिक्स काटा था तो उन्होंने तो उस ऐसी मृत्यु का दंड उतार दिया था, यानी उसे मार दिया था, लेकिन त्रिक्स को जलाया नहीं था, इसलिए लेखक त्रिक्स को जलाने के लिए गए थे। तो यहाँ पर बोला जाए कि लेखक को लाश त्रिक्स को वहीं पर मिला, लेखक को त्रिक्स की लाश वहीं पर जो कि सपना में देखते थे उसी स्थान पर भी मिला। सपने में आई बातों का सच होना लेखक को जंगल से परिचित कराता है। सपने में आई, लेखक बोल रहे हैं कि सपने में आई बातों का सच होना लेखक को जंगल से परिचित कराता है, इसलिए लेखक को जंगल परिचित लगता है क्योंकि इन सब चीज़ों को वह सपने में देख चुका था। लेखक इन सभी चीज़ों को सपने में देख चुका था। फिर अगला प्रश्न है, लेखक को अब त्रिक्स का सपना नहीं आता, क्यों? लेखक को अब त्रिक्स का सपना नहीं आता, क्यों? तो देखिए इसका आंसर, लेखक को अब त्रिक्स का सपना नहीं आने का कारण लेखक को अपना सत्य प्रतीत होना था। लेखक को अब त्रिक्स का सपना नहीं आने का कारण लेखक को अपना सत्य प्रतीत होना था, परंतु अब लेखक विश्वास करता है कि लेखक जो है उदय प्रकाश जी, वह विश्वास करते हैं कि मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि यह सब सपना है। वह मतलब विश्वास करना चाहते हैं कि वह सब सपना है, अभी आंख खोलते ही सब ठीक हो जाएगा। इससे पहले लेखक को सपने की बात का प्रचलित विश्वास सपने सच हुआ करते सत्य प्रतीत होती थी। लेखक फैंटेसी में जीता था, परंतु अनुभव से यह जान गया कि सपना बस सपना भर है, सपना जो है बस सपना भर है। लेखक ने जटिल यथार्थ को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करने के लिए 2 सोपान का प्रयोग किया है।
परंतु जैसे ही लेखक का भ्रम टूटता है उसे डर नहीं लगता, यानी जब लेखक नींद से जग जाता है तो उसे डर नहीं लगता है और तिरस्क के सपने भी नहीं आते हैं। फिर अगला प्रश्न है, लेखक के पिताजी ने एक पत्र लिफाफे में देकर लेखक को शहर के डॉक्टर के पास भेजा, उसके बाद क्या हुआ, उन बातों पर प्रकाश डालें। लेखक के पिताजी ने लेखक को एक लिफाफे में कोई पत्र देकर वो शहर में किसी डॉक्टर के पास भेजे थे, तो उसके बाद जो क्या हुआ उसके बारे में बताना है, प्रकाश डालना है। तो देखिए आंसर, लेखक ने स्कूल फीस की बात पिताजी से कही थी। लेखक अपने स्कूल फीस की बात अपने पिताजी से बोले थे, जो कि लेखक के जो पिताजी थे वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, वो ज़्यादातर मौन रहा करते थे, इसलिए वो कोई भी बात लेखक या उनकी मम्मी या उनकी बहन नहीं ज़्यादा पूछती थी। तो यहाँ पर देखिए है आंसर, लेखक ने स्कूल फीस की बात पिताजी से कही थी, यानी स्कूल का फीस देने के लिए कही थी। 2 दिनों तक वे गम रहे, यानी चुपचाप रहे, कुछ नहीं बोले कि दियाएगा या नहीं दिएगा, यानी 2 दिनों तक वे गम रहे। इस पर लेखक और उसकी माँ को लगा कि पिताजी फीस की बात भूल गए हैं, यानी लेखक और उनकी माँ को लगा होगा कि शायद पिताजी वो फीस की बात भूल गए हैं। लेकिन तीसरे दिन लिफाफा एक पत्र लेखक को देते हुए शहर के डॉक्टर पंत के पास भेजा। तब लेखक अचरज में पड़ गए, यानी लेखक जो थे वह अचंभा हो गए, अचरज में पड़ गए, क्योंकि पत्र प्राप्ति के बाद डॉक्टर पंत ने लेखक को शरबत पिलाकर, यानी जब वो गए लेखक वो पत्र लेकर डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने उनका स्वागत किया, यानी डॉक्टर पंत ने लेखक को शरबत पिलाकर घर के अंदर प्रेम पूर्वक ले गए। अपने बेटे से परिचय कराकर से 300 के नोट दिए, यानी अपने बेटे से भी वो परिचय कराए, अपने घर में ले गए, यानी नाश्ता कराए और फिर 300 का 3 नोट दिए, 100 का 3 नोट दिया, यहाँ 100 होगा, 100 का 3 नोट भी दिए। फिर अगला प्रश्न है, लेखक पिताजी को किस रूप में देखता था? लेखक उदय प्रकाश जी अपने पिताजी को किस रूप में देखते थे? तो इसके देखिए आंसर, लेखक अपने पिताजी के गंभीर मितभाषी स्वभाव से परिचित था। जो लेखक थे अपने पिताजी के गंभीरता, यानी वो ज़्यादातर नहीं बोलते थे, तो लेखक तो अच्छी तरह से जानते थे कि पिताजी मेरे ज़्यादा नहीं बोलते हैं, यानी मितभाषी स्वभाव से वो अच्छी तरह से परिचित था लेखक। अतः वे स्वयं तथा परिवार के अन्य लोग पिताजी पर गर्व करते थे, यानी लेखक स्वयं और घर के भी जो सदस्य थे वह पिताजी पर गर्व करते थे। परिवार के सभी लोग पिताजी से डरते भी थे। वे अपनी आवश्यकता और कठिनाई को किसी पर प्रकट नहीं करते थे। जो पिताजी थे लेखक के, वे अपने आवश्यकता और कठिनाई को किसी पर प्रकट नहीं करते थे। वे ग्रामीण परिवेश के सीधे साधे इंसान थे। वे लेखक के पिताजी ग्रामीण परिवेश में रहने वाले एक सीधे साधे इंसान थे। इन्हीं गुणों के कारण लेखक एवं परिवार के लोग पिताजी पर गर्व करते थे एवं सम्मान की दृष्टि से देखते थे, यानी लेखक पिताजी को इसी स्वरूप से परिचित था, वह पिताजी पर गर्व भी करता था। फिर अगला प्रश्न है 7 नंबर, तिर्यक क्या है? क्या उसके काटने से आदमी बचता है? तिर्यक क्या है? क्या उसके काटने से आदमी बचता है? तो देखिए तिर्यक एक विषाणु तिर्यक जो कि तिर्यक एक विषाणु इसके मनुष्य इसके विष के प्रभाव से बच नहीं पाता है। सूख लेता है तो मनुष्य इसके विष के प्रभाव से नहीं बच पाता है। ठीक उस जंतु तिर्यक के समान ही हमारे समाज में भी विषैले तिर्यक रूपी मनुष्य हैं, जिनके दुर्व्यवहार से कोई बच नहीं सकता। देखिए इस जो कहानी है ना तिर्यक, वो तिर्यक के माध्यम से हमारे समाज में छाई हुई कुरीतियाँ जितने भी व्यक्ति हैं उनके बारे में इसमें लेखक ने बताया है। यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं लेखक कि ठीक उस जंतु यानी उस जंतु तिर्यक के समान ही हमारे समाज में भी विषैले तिर्यक रूपी, यानी उससे वो कंपेयर कर रहे हैं तिर्यक से। तिर्यक रूपी मनुष्य है जिनके दुर्व्यवहार से कोई बच नहीं सकता, वे भी भयानक एवं खतरनाक होते हैं। यानी हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि भयानक और खतरनाक भी होते हैं, उनके विषवान से बचना मुश्किल होता है। यानी देखिए
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरे व्यक्ति को अपनी बोली से भी उसे ऐसे बोलेंगे कि उससे हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसीलिए लेखक यहाँ पर तीर्थ से कंपेयर करते हैं कि हमारे समाज में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं भयानक और खतरनाक, जिनके विष वाणी यानी जो उनका वचन होता है, बोले उनका आवाज़ होता है, वो इतना विष की तरह होता है जिससे बचना मुश्किल होता है। वो नीम से भी कड़वे बनते हैं। फिर अगला प्रश्न है, तीर्थ से ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तीर्थ सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर, तीर्थ पाया जाता है। आदमी को लेते हैं उसका पीछा काट कर ही दम होता है। यानी तीर्थ जो आदमी को देखते हैं, आदमी को लेकर उसका पीछा काट कर ही दम होता है, उसे चैन मिलता है। ठीक उसी यानी लेखक यहाँ पर हर स्टेप पर तीर्थ के बारे में बताते हैं, उससे कंपेयर करते हैं। यह कहानी बहुत ही अच्छी है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, लेखक किन जीव जंतुओं से डरता था? लेखक जो थे उदय प्रकाश जी, वे कौन से जंतु से डरते थे? तो देखिए आपको बताना कि जब लेखक सपने में लेखक के सपने में सबसे ज्यादा तीर्थ और एक था हाथी, वो दोनों से बहुत डरते थे। तो देखिए इसमें क्या दिया है, पढ़ते हैं। फिर लेखक ने अपने बचपन के अनुभव को व्यक्त किया। लेखक अपने बचपन के एक्सपीरियंस को व्यक्त किया। वो शामिल बच्चों की तरफ तीर्थ से डरते थे, बच्चों की तरफ तीर्थ से वो भी डरते थे। वो सपने में दो चीजें बराबर देखते थे। जो लेखक थे वो अपने सपने में दो चीजों को बराबर देखा करते थे, एक तो थी हाथी और दूसरी तीर्थ। लेखक हमेशा कोशिश करता था कि इन दोनों से कभी भेंट ना हो। इन दोनों के देखते ही लेखक का नजर बचाकर भागता रहता था। यानी जब लेखक हाथी और तीर्थ को देखते थे तो उन दोनों को देखते ही लेखक अपना नजर बचाकर भागते रहते थे, अपनी जान बचाने की कोशिश करता था। लेखक अपनी जान बचाने की कोशिश करते थे। ये लेखक अपनी जो बचपन की घटनाओं के बारे में बताए हैं। बचपन में तो कोई भी बच्चा डरता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, सपने में लेखक क्या करता था? जब सपना में लेखक को हाथी तीर्थ वगैरह दिखाई देता था तो वो क्या करते थे? तो देखिए इसका आंसर, लेखक के लिए सबसे खौफनाक, यत्नदायक, भयंकर और बेचैनी से भरा सपना था कि हाथी और तीर्थ से प्राण को कैसे बचाया जाए। देखिए लेखक के लिए सबसे खौफनाक, सबसे खतरनाक यानी यत्नदायक, पीड़ादायक और भयंकर डर से डरते थे और बेचैनी से भरा सपना था कि हाथी और तीर्थ से प्राण को कैसे बचाया जाए। जब भी सपने में या सामने हाथी या तीर्थ को देखता था तो प्राण रक्षा के लिए बेदम हो जाता था। लेखक जब भी सपने में या फिर सामने को हाथी या किसी तीर्थ को देख लिया तो वो अपने प्राण बचाने के लिए बेदम यानी पूरा व्याकुल हो जाता था। भागते भागते उसका पूरा शरीर थक जाता था। यानी लेखक को भागते भागते उनका पूरा शरीर था वह थक जाता था। यानी लेखक हाथी और तीर्थ से बहुत ज्यादा डरते थे। फेफड़े फूल जाते थे, शरीर पसीना से लथपथ हो जाता था। एक डरावनी सुनकर डरने वाली मृत्यु बिल्कुल करीब दिखाई पड़ती थी। वह चीखने चिल्लाने और रोने लगता था। लेखक अपने सपने में जब देखता था हाथी और तीर्थ को तो वह सपने में भी भागने लगता था और चिल्लाने लगता था, चीखने चिल्लाने लगता था, या फिर कभी कभी तो वो रोने भी लगते थे। फिर अगला प्रश्न है 11 नंबर है, सांप के बारे में लोगों की एक लेखक की क्या धारणा है? लिखिए सांप के बारे में लोगों की लेखक की क्या धारणा हो, क्या कॉन्सेप्ट है, लिखना है कि वे क्या मानते हैं, वे क्या सोचते हैं। तो देखिए इसके आंसर, लेखक एवं उन लोगों को धारणा है कि अगर कोई व्यक्ति सांप को मार रहा हो तो अपने मरने के पूर्व वह सांप जो होता है अंतिम बार अपने हत्यारे के चेहरे को पूरी तरह से
तरह से बहुत गौर से देखता है। यानी सांप के बारे में लेखक को और लेखक के जो ग्रामवासी हैं, लोग हैं, वे इन सभी का मानना है कि जब कोई भी व्यक्ति सांप को मारता है तो वह सांप उस मारने वाले व्यक्ति को यानी हत्यारे को ध्यानपूर्वक देखता है। और हम पुराने ज़माने की बात है कि लोग कहते हैं कि सांप के जो नेत्र होता है उसमें कैमरा होता है और जो सांप उस व्यक्ति का कैमरा में अपना चित्र घिस लेता है। ऐसा मतलब आडंबर ये सब बातें हैं, विडंबना की बातें हैं। तो वही लेखक यहाँ पर बोल रहे हैं कि हत्यारे के चेहरे को पूरी तरह से बहुत गौर से देखता है। आदमी उसकी हत्या कर रहा होता है और सांप टकटकी बांधकर उस आदमी के चेहरे की एक एक बारीकी को अपनी आंख के भीतरी पर्दे में दर्ज कर रहा होता है। ऐसा मतलब लेखक और लोगों का मानना है। फिर बाद में आदमी के जाने के बाद सांप का दूसरा जोड़ा उस मरे हुए सांप की आंख में झांक कर हत्यारे की पहचान कर लेता है। वह हत्यारा कहीं भी चला जाए, सांप बदला लेने को फिराक में रहता है। देखिए, अगर एक सांप मिल तो ऐसा माना जाता है कि सांप की आंखों में उस हत्यारे का चित्र आ जाता है और फिर उस सांप का कोई जोड़ा होता है तो वह फिर आता है उस सांप के आंखों में दिखता है और फिर उस आदमी को पहचान लेता है और उसे के पीछे वह भी भागने लगता है काटने के लिए, वो भी काट कर ही दम लेता है। यानी तेज के जैसा इसका भी कुछ कहानी है, ऐसा लोगों का मानना है। पहले के ज़माना में इस सब कहावतें थी। और फिर ऐसा भी लोग मानते हैं कि अगर सांप को या फिर तिरिक्स कोई भी जंतु को रात को मार दिया जाए और फिर रात को मारकर उसे नहीं जलाया जाए या फिर किसी चीज़ से नहीं ढका जाए तो वह ऐसा माना जाता है कि चांदनी रात में जो कि ओस गिरता है, वो ओस जो होता है अमृत के समान होता है और जब वो सांप या तिरिक्स के शरीर पर गिरता है तो वह फिर से वह जंतु जीवित हो जाता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अब ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यही सांप के बारे में लेखक और उनके गांव के लोगों की धारणा यह सब थी। फिर अगला प्रश्न है 12 नंबर, लास्ट आपका प्रश्न है, थानू कौन था? लेखक के साथ क्या संबंध था? जो थानू था उनके गांव का एक उनका मित्र था, तो वो कौन था और उसका लेखक के साथ क्या रिलेशन था, ये लेखक पूछ रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर, थानू लेखक का मित्र था। जो थानू था वह लेखक का मित्र था। थानू लेखक का प्रिय एवं विश्वसनीय मित्र होने के नाते तिरिक्स के बारे में बता रहा था। जो थानू था वह लेखक का तो विश्वसनीय मित्र भी था और फिर और वह तिरिक्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानता था और लेखक को बताता था। जब लेखक के पिता को तिरिक्स जैसा विषैला जंतु काट लेता था, जब लेखक को पिता को एक खाली तिरिक्स जैसा विषैला जंतु काट लेता है तब वह थानू कहता है कि तिरिक्स द्वारा काटे गए व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता तथा उसकी मृत्यु 24 घंटे के भीतर हो जाती है। वह जो थानू था लेखक का मित्र, वह बता रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को तिरिक्स काट लेता है तो वह 24 घंटे के अंदर वह व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब चूंकि उनके पिताजी यानी लेखक के पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए थानू अपने पूर्व कथन की पुनः पुष्टि कर रहा है। जो लेखक के पिताजी थे उन्हें एक बार तिरिक्स काटा था, इसलिए तो लेखक इसमें तिरिक्स के बारे में चर्चा की है। उन्हें तिरिक्स तो काटा था और लेकिन वे एक चढ़ाके किए थे कि उस तिरिक्स को मार दिए थे और वह पेशी के लिए कहीं जा रहे थे मिनर्वा टॉकीज, यानी यह मुंबई की बात है। मुंबई में मिनर्वा टॉकीज है, वह पेशी के लिए यानी अदालत में कोई कुछ करना था तो चले गए। 24 घंटे के अंदर ही वहाँ पर उन्हें जाना था तो काट लिया था तिरिक्स, फिर भी वह चले गए तो उधर ही लेखक की मृत्यु हो गया था। वो तिरिक्स के काटने से नहीं हुआ था बल्कि उन्हें कोई और ही प्रॉब्लम था। तो फ्रेंड्स, इसमें जितना 12 प्रश्न था वह सभी हो गया। छोटा छोटा है, आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि इसमें से आपके प्रत्येक ईयर परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।